अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। 16 दिसंबर की तारीख और इस तारीख से जुड़े हुए हमारे दो बड़े गहरे ज़ख्म हैं। एक तो सानिया APS है और दूसरा सकूत ढाका। APS के हवाले से तो हमें मालूम है हमने किस तरह से इसके बाद दहशतगर्दी का मुकाबला किया, पूरी कौम यकजा हुई, दहशतगर्दों को शिकस्त दी और आज हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल देखते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान टूटा इस तारीख को, उस हवाले से बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। हम देखते हैं 16 दिसंबर को अक्सर बात होती है कि इस बात पर बहस शुरू हो जाती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, पाकिस्तान के टूटने की वजूहात जो है वो क्या थी। लेकिन दो इश्यूज़ जो हैं वो बड़े अहम हैं जो इस सानिया 71 से जो है वो जुड़े हुए हैं। उनमें से एक तो सबसे पहला इशू जो है वो बिहारी कम्युनिटी का है और उनकी शनाख्त का। ये वो लोग थे जिन्होंने उस वक्त फैसला किया कि उन्होंने पाकिस्तान का साथ देना है और पाकिस्तान का साथ देने की इन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई और वो कीमत एक तरह से ये अभी भी चुका रहे हैं, बांग्लादेश में भी और जो लोग पाकिस्तान के अंदर भी हैं। इनकी शनाख्त और इनका जो स्टेटस है वो एक ऐसा हल तलब मामला है जिस पर जो है वो अभी भी बात होती है। इन लोगों ने 2 दफ़ा जो है वो हिजरत की है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। ये लोग जो हैं वो इनके मामलात आखिर हल तलब क्यों हैं और इनको शनाख्त जो है वो किस तरह से दी जा सकती है, इनकी ओनरशिप किस तरह से हो सकती है, एक तो ये इशू है। दूसरा मामला जो है वो इस जंग से जुड़े बयानियों का है। हमने बहुत सारे जो है वो सियासी बयानिए देखे हैं, लेकिन इस जंग में जो लोग मौजूद थे, जो इस जंग में लोग लड़े हैं, जिन्होंने ये जंग अपनी आंखों से देखी है, उनका बयानिया इस जंग के हवाले से क्या है। सियासी बयाने तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन उनका बयानिया क्या है, ये भी एक अहम मामला है जिस पर बात कम होती है। आज मैं इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक तकरीब है जो कि इन्हीं लोगों के हवाले से है और यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो इन दोनों मामलात के साथ जो वो जुड़े हुए हैं। ये बिहारी कम्युनिटी से भी जो है वो इनका ताल्लुक़ है। दूसरा ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खातिर जो है वो 1971 की जंग भी लड़ी है। ये जंग इन्होंने ख़ुद जो है वो लड़ी है और ये उस जंग में भी मौजूद थे। तो आज ये प्रोग्राम के अंदर हम इन दोनों हवालों से बात करने के लिए ये लोग हमारे साथ मौजूद होंगे और इनसे हम बात करेंगे। 50 साल बाद ये बड़ा ख़ुसूसी प्रोग्राम है। ये लोग बड़े ख़ास तौर पर आज प्रोग्राम के लिए जो है वो यहाँ पर हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं ताकि ये बात कर सकें और मुझे और आपको ये बता सकें कि आखिर इनका मामला जो है वो क्या है, इनकी शनाख्त का मामला और फिर साथ ही साथ 71 की जंग के हवाले से इनका बयानिया जो है वो क्या है। इस जंग में जो लोग ख़ुद मौजूद थे वो लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो उनके कुछ के जो है वो लवाहिकीन जो है वो आज के प्रोग्राम में जो है वो हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे। हम इन तमाम लोगों के साथ बात करेंगे। ये लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, आप यहाँ पर मौजूद हैं ताकि अपनी बात बता सकें। मैं सबसे पहले तो जो है वो आगाज़ जो है वो यहाँ से करते हैं, इनसे पूछते हैं। कर्नल इकबाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल हाशमी साहब ये बताइएगा कि ये कौन लोग हैं, इनका तारुफ क्या है और किन हालात में जो है उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने पाकिस्तान का साथ देना है। ये मामला मार्च से शुरू हुआ और मार्च में जैसा कि मैं सईदपुर में मौजूद था। अच्छा। सईदपुर में ईस्ट बंगाल रेजिमेंट थी, थर्ड ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, और इस तरह ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, ये तमाम बॉर्डर्स पे मौजूद थे। जब मुजीब ने डिक्लेयर किया कि आज से कोई पैसा वेस्ट पाकिस्तान नहीं जाएगा, कॉलेजेस स्कूल बंद, उनकी हुकूमत डी फैक्टो शुरू हो गया, तो 23 मार्च 1971 को उन्होंने डिक्लेयर किया, बांग्लादेश वालों ने, कि हम 23 मार्च 71 को बांग्लादेश का झंडा लहराएंगे, ना कि पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। तो 23 मार्च 71 को जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी, सईदपुर, पार्वतीपुर, मीरपुर, मोहम्मदपुर और इस तरह संताहर, खुलना, ये सब उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ने पाकिस्तान का झंडा लहराया। अच्छा। 23 मार्च को, और बांग्लादेश वालों ने, उन्होंने बांग्लादेश का झंडा लहराया। रात 23 मार्च को
सईदपुर के ऊपर और बाकी भी जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया था उनके ऊपर अटैक हो गया और लार्ज बड़े पैमाने पे अटैक हुआ। ठीक। 25 मार्च को जब मुजीब अरेस्ट हुआ है उसके बाद बंगाल रेजिमेंट और ईपीआर उन्होंने बगावत कर लिया। अच्छा। जब उन्होंने बगावत किया, बंगाल रेजिमेंट ने बगावत किया, तो ये उर्दू स्पीकिंग लोग अपने राइफलें लेकर के, जो अपनी 12 बोर गनें थी वो सब लेकर के, जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स थी, जो एफएफ रेजिमेंट्स वगैरह थी, उनके साथ उनका मुहासबा किया और फिर वो जो बंगाल रेजिमेंट वाले बिल्कुल दौड़ते हुए इंडियन बॉर्डर क्रॉस किया। अच्छा। वो रुक नहीं सके। अच्छा। इन लोगों ने फाइट किया उनके साथ, उनको घुसने नहीं दिया और वो दौड़ते भागते हुए जो है सो इंडिया भागे। और जो बॉर्डर के ऊपर जो ईपीआर थे वो भी इंडिया चले गए। और ये लोग जो ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस वाले थे, ये वॉलंटियर्स थे, 13, 14, 15, 17, 18, 30 साल, 40 साल के लोग, ये फिर उनके साथ उनके जगह पे आ गए और तमाम बॉर्डर संभाला। अच्छा। ओके। इन्होंने जो है सो ये 9 महीने में पूरा क्लियर कर दिया था। अच्छा। मैं यहाँ पे देखा, एक साहब से मैं मिला हूँ, भुरंगामारी। अच्छा। भुरंगामारी एक बहुत बड़ा खित्ता, 2-3 थाना उन्होंने आज़ाद करा रखा था। इंडियंस भी आए हुए थे। और उन्होंने वहाँ पे बांग्लादेश हुकूमत मुजीब नगर वहाँ पे बनाना चाहते थे, भुरंगामारी में। अच्छा। बाद में वहाँ जनरल शाहिद सिद्दीक तिरमिजी उस वक्त कप्तान थे, वो भी वहाँ पे थे। मेजर जनरल इफ्तिखार वो तोपखाने में थे, आर्टिलरी रेजिमेंट 23 फील्ड में, वो भी वहाँ पे थे। अच्छा। तो वो पूरे एरिया को हमने अटैक करके अपने इलाके को क्लियर किया और इंडियंस भी भाग गए। और ये 35 मील बाई 20 मील एरिया हम लोगों ने क्लियर किया। ये फाइनल क्लियर हुआ। अच्छा, ठीक तो है। अप्रैल के एंड तक सब क्लियर कर लिया था, तो मार्च से लेकर के उसके बाद 9 महीना जंग लड़ते रहे। लेकिन ये मैं सिर्फ बता दूं कि जो नॉर्दर्न एरिया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोगरा, रंगपुर, दिनाजपुर, पबना, राजशाही, और यहाँ तो किसी ने कहीं पर फॉल ही नहीं हुआ था। अच्छा। हर जगह पे लड़ाई हो रही थी। तो ये जो तमाम के तमाम लोग हैं, ये ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं। ये वो लोग थे जो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और पाकिस्तान के लिए जो है वो लड़े। और इनमें और आपने कहा कि फ़र्क वो था जिन्होंने 23 मार्च को जो है वो वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराया, और इस वजह से ये जो है वो बाकी जो लोग वहाँ पर थे उनसे मुख्तलिफ। यस। अच्छा, मेरे साथ और मैं उस वक्त मुजाहिद कंपनी कमांडर था। ठीक। दिलशेर अंसारी साहब हैं, मुझे आप बताइए, ये इतने लोग मैं यहाँ पर जो है वो देख रहा हूँ, और इससे पहले भी तकरीबात का इनेकाद हुआ है ताकि इन लोगों को जो है वो ऑनर किया जा सके। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। ये कहाँ, किस तरह से आप लोगों तक पहुँचा, किस तरह से जो है वो? मुझे याद है कि जब 25 मार्च रात 12 बजे तमाम बंगाल रेजिमेंट अपने अपने कंटोनमेंट से अपने साथियों को गोली मार करके ये इंडिया फरार हो गए। अच्छा। उस कंटोनमेंट के अंदर जो फौजी थे उसमें बिहारी भी थे, पंजाबी भी थे, पठान भी थे, बलोची भी थे, सभी लोग थे। वो उनको इसलिए मारा कि ये सब उर्दू स्पीकिंग है। जब लोग चले गए मार करके, फिर इन लोगों ने कत्ल आम हम पे शुरू कर दिया। भागते हुए इन्होंने हम लोगों को जो है वार करना शुरू कर दिया। तो ये अब जहाँ पे नफरी ज़्यादा थी वहाँ पे हम लोगों ने मुकाबला किया, जहाँ पे नफरी थोड़ी थी, जो गांव देहात में रहते थे वो बेचारे मारे गए। जैसे इन्होंने बताया कि संताहार में तो एक बंदा भी नहीं बचा। 25,000 की नफरी थी वहाँ पे। अच्छा। 25,000 उर्दू बोलने वाले थे, एक भी नहीं बचा। उन्होंने हम लोग के लिए पीने का पानी को जो है कनेक्शन काट दिया। अच्छा। कि इनको पानी सप्लाई नहीं दी जाएगी। मगर ये 50 साल बाद ये जो आप लोगों तक जो है वो आप लोगों को ढूंढा गया है, इकट्ठा किया गया है, जो बिहारी हैं उनके शनाख्त का मामला है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नहीं है। हाँ सर, तो फिर ये किस तरह से ट्रेस, ये सब लोग किस तरह से हुए? कोई डेटा जो है वो मौजूद है कि जो लोग बिहारी जो यहाँ पर आबाद हैं, जो वहाँ से आए हैं, वो कितनी तादाद है? नहीं, तादाद तो सर हम नहीं बता सकते। तादाद जो है कैबिनेट डिवीजन बताएगा। लेकिन मैंने इनको ये बताया कि हम मुख्तलिफ जगह पे बिखरे हुए हैं। पिंडी, गुजर खान, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कराची, फैसलाबाद, ये वो। अब आप तलाश करें। अच्छा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। तो मैंने देखा, चूंकि मेरी एक दो मीटिंग भी हुई है ब्रिगेडियर नासिर शफीक साहब, अच्छा, और शाह साहब से।
तो उन्होंने कहा कि हम जरूर तलाश करेंगे। ये सारी मेहनतें उनकी, उन दोनों। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो सबको जो है वो ढूंढा गया। अब मैं चाहता हूँ जरा जो पीछे लोग बैठे हैं उनसे भी इस हवाले से बात हो जाए। अलाउद्दीन साहब, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से हमने ज्यादातर लोगों से जो बात की, हर कोई ज्यादातर जो है वो जंगी कैदी भी रहे हैं। तो वहाँ पर जो कैद में हालात थे, जो लोग पाकिस्तान के लिए लड़े और उसके बाद वहाँ पर कैद हो गए ये इस फोर्स के, उनके क्या हालात थे? सर, जब हम लोगों को कुमिल्ला में कैद किया गया, यानी हम लोग के साथ उस टाइम भी धोखा हुआ हम लोगों के साथ। उन्होंने बोला सीज फायर हो गया। तो आपको रखा किस जगह पर गया था कैद में? कैरेट कॉलेज चिटागांग। अच्छा। वहाँ से हम लोगों को जो जहाज, पानी जहाज में लोड किया गया। पानी जहाज में 3 दिन में इन्होंने कलकत्ता पहुँचाया। अच्छा। कलकत्ता से फिर ट्रेन में लोड किया। अच्छा। ट्रेन में लोड करके रात में जो है ना 3 दिन के बाद वहाँ पहुँचा। यानी ट्रेन में एक डब्बे में 300 बंदा, सांस लेने का जगह नहीं था, वॉशरूम में जाके हम सांस लेते। वहाँ जब पहुँचाया गया 12 बज रहा था रात। हाँ। 12 बजे रात में रोटी और दाल मिला। अच्छा। तो रोटी में कांच मिक्स था, दाल में चूना मिक्स था। हम लोगों ने भूख हड़ताल कर दी फिर। अच्छा। फिर जनरल अरोड़ा तक के खबर चला गया। ये जनरल अरोड़ा साहब आए। हाँ। 1400 की नफरी थी हमारे कैंप में। तो 1400 आदमी खाना नहीं खाएगा, खाना पका कर लेकर आते थे, पता नहीं क्या डाला क्या नहीं डाला उसमें। तो हम लोगों को खाना भूख हड़ताल शुरू कर दिया। तो अरोड़ा साहब आए तो उन्होंने बोला हाँ भाई क्या मसला है। हम लोगों ने कहा कि भाई ये मसला है कि हम लोग के साथ वो रोटी ले आके दिखाया, दाल भी दिया, इसको लेबॉर्ट्री में चेक कराया। अरोड़ा साहब ने कहा कि भाई ये आम कैदी नहीं है। अच्छा। जो तुम समझ रहे हो, ये जंगी कैदी है। अपने लोगों को बहुत नालत मलामत देना शुरू किया। अच्छा। बोला अगर 3 दिन हम ये रुक जाते तो हम सिलेंडर कर जाते। अच्छा, ये बात उन्होंने खुद वहाँ पर जो की। अरोड़ा ने कहा अगर 3 दिन रुक जाते तो मैं सिलेंडर हो जाता है। अच्छा। ये आम कैदी नहीं है, तुम जो इनके साथ ये सलूक कर रहे हो। ठीक। तो हम लोगों से तो आप कितनी देर वहाँ पर कैद में रहे? 26 महीने। अच्छा, 26 महीने। ठीक, बिल्कुल सही। मैं अब चाहता हूँ जरा आगे जरा दे, उधर जो है वो बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैद की ये कहानी अब ये बता रहे हैं, आप सब लोगों ने भी जो है वो यही देखा है वहाँ पर? कितने आप अरसा वहाँ पर रहे और कब फिर पाकिस्तान आए? सर, हम तकरीबन वहाँ 2 साल का अरसा गुजारा है। वो 2 साल आपने किस तरह से गुजारे और फिर पाकिस्तान कैसे आए? सर 2 साल तो बहुत ही हालात वहाँ के ख़राब थे। ऑटो में कांच मिला के दिया जाता था, चाय में चूना मिलाते थे। जब हम लोग कंप्लेन देते थे तो उसके बाद भी ये सुनते नहीं थे। अच्छा। खाने में बहुत मुश्किलात पैदा किया हुआ था। हमारे नमाज रोज़े में भी बहुत मुश्किलात था। अच्छा। जब रेड क्रॉस और जिनेवा नाफिज हुआ तो ये मामलात जो हैं हमारे हल हुए। अच्छा। और वो भी हल कराने वाले हैं जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और जनाब टिक्का साहब। 50 साल बाद अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, और जो अरसा आपने जो है वो पाकिस्तान के अंदर गुजारा है? सर महसूस क्या करेंगे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बच्चे सब जवान हो गए। और बच्चे जवान होने के साथ साथ जब हम इस मुल्क के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, आज बच्चे बेरोजगार और बेमददगार पड़े हैं। ये आपका फर्ज है कि हमें मदद किया जाए, जबकि हम इस वतन के खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी। बिल्कुल ठीक। अब मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं। ये लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और भी बहुत सारे ऐसे जो है वो आप बीतियाँ हैं जो इन लोगों से मुझे बात करके जो है वो मालूम हुआ है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद इनसे बात करते हैं। के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। 71 के हालात व वाक़यात क्या थे जो बयानी हैं, उसके मुकाबले में एक बयानिया उन लोगों का है, उन लोगों की गवाही है जिन्होंने हालात खुद अपनी आंखों से देखे हैं। वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ख़ास तौर पर इनका ताल्लुक जो है वो बिहारी कम्युनिटी से है। हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हयात साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बड़ी बात होती है कि हालात बड़े उस वक्त जो है वो ख़राब हो गए थे, तो क्या हालात वाकई इतने ख़राब थे जितने जो है वो बताए जाते हैं? ये मैं मुख्तसरन बताता हूँ, इसका 2-3 मतलब पैराए में होगा ये जी। पहला तो ये है कि जब जंग का आगाज़ हुआ, मुफ्ती बाहिनी बनी, तो मैं रहता था चिटागांग रऊफाबाद में। उसका घेराव हो गया और मैसूर हो गए सब। अच्छा।
मैसूर होने के बाद जाहिर सी बात है हफ्ता गुजरा, बच्चे कमज़ोर, लोग बिलबिलाने लगे, कुछ नहीं, कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं। फिर पाक आर्मी आई, फिर उन्होंने उस हिसार को तोड़ा। अच्छा। उसके बाद फिर वो एडवांस करते हुए आगे चले गए। उसके बाद हम फिर चले गए, कंटोनमेंट वहीं था, शेरशाह, रऊफाबाद के बाद शेरशाह आता है, वहाँ पे कंटोनमेंट था। वहाँ पे जाकर हम EPCF में भर्ती हो गए, 10-12 दिन ट्रेनिंग की होगी। उसके बाद हम फिर क्या नाम है अखौड़ा आ गए। अच्छा। अखौड़ा आ गए, अखौड़ा के बाद जो है फिर हम भैरव गए, भैरव से फिर सिलहट गए, सिलहट तक मैं मतलब गया हूँ इस तरह। उसके बाद फिर वापसी हुई और फिर मैं आ गया वहाँ अखौड़ा। अच्छा। अब अखौड़ा में ये था कि उस वक्त यानी ये 9 महीने का अरसा समझ लें पूरा हो रहा है और बिल्कुल अमन व अमान, ट्रेनें चल पड़ी थी, गाड़ियाँ चल पड़ी थी, सारा कुछ ठीक हो गया था। किस महीने की आप बात बता रहे हैं? ये एंड में, मार्च टू दिसंबर। हाँ, मार्च से जो दिसंबर, हाँ, रमजान का महीना पहले था वाला, ये मुझे याद है। अच्छा। कि उसके बाद जो है ना पूरा अमन व अमान हो गया था। उसके बाद फिर ये हुआ कि अमन व अमान कहाँ होता है बर्दाश्त, दुश्मनों को कभी बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ। ये कहते हैं ना कि जी मुक्ति बाहिनी ने आज़ाद करा लिया, ये सब बातें बिल्कुल फरसूदा बेवकूफ़ाना है। अच्छा। क्योंकि देखा तो नहीं ना लोगों ने, देखा तो हमने है। उसके बाद ये हुआ कि जो अय्यार मक्कार दुश्मन है भारत, उसको कहाँ बर्दाश्त होता है कि ये अमन व अमान हो जाए और यहाँ पे पूरा जो है ना सिलसिला चल पड़े। उसके बाद ठीक रमज़ान का महीना था गालबन, तो अच्छा। वो उन्होंने हमला कर दिया, मतलब हिंदुस्तान के बर्री, फ़िज़ाई और बहरी तीनों ने अटैक किया। ठीक। उसके बाद कुछ रिलीफ दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि जी जो लोग वापस चले गए हैं वो मुक्ति बाहिनी वापस आ जाएं, आम माफ़ी का ऐलान हुआ था। उसके इसमें कुछ आए, कुछ हिंदुस्तान ने मतलब हमला किया। अब आपको बता, ये दूसरा फेज़। अच्छा। पहला तो मैंने वो बताया कैसे हुआ, दूसरा ये कि क्या हुआ, तीसरा ये कि हम कैद हो गए। ठीक। जब हम कैद हुए तो मतलब है कि मेरा कैंप था क्या 58 नंबर कैंप बरेली। अच्छा। आपको याद होगा, खबरों में भी सुना होगा कि नमाज पढ़ते हुए उन्होंने गोलियां मारी थी। ये तमिलनाडु की फौज थी वहाँ, समझे, उन्होंने गोलियां चलाई निहत्ते मतलब नमाज पढ़ने वाले लोगों पे कि जी ये भाग रहे थे, हम गोली मारेंगे इनको। बहुत मतलब वहाँ फिर वो क्या नाम है रेड क्रॉस आई। उसके बाद फिर जो है ना वो सारा कुछ देखा। उसके बाद जो है 26 महीने गुजरने के बाद हम वारिद पाकिस्तान हुए। अच्छा। पाकिस्तान में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने मतलब बड़ा अच्छा जो है पाक फौज ने इस्तकबाल किया। अच्छा। और फिर हम मुख्तलिफ कैंपों तो में आज चले गए। 50 साल बाद आप कैसा महसूस करते हैं जब इस जंग के हवाले से, मैंने जैसे कहा बहुत सारे सियासी बयानिए भी जो है वो हैं और एक आप लोगों का बयानिया है जी, तो ये जो आप बता रहे हैं ये उस बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो एक सियासी बयानिया है। बेशक। तो आप जब उन बयानियों को सुनते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल अजीब सा महसूस होता है। अब देखें ना, एक बात ये है कि इतने बड़े पैगंबर थे खलीलुल्लाह, उन्होंने बोला अल्लाह मियां मैं तुझे देखूंगा तो फिर मुझे पक्का यकीन आ जाएगा, ईमान आ जाएगा। इसी तरह यहाँ तो देखा नहीं ना किसी ने, वहाँ हमने तो देखा, हमने फेस किया और सब, तो हम जो कहेंगे वो मौसर होगी या जो ना देखे वो कह रहा हो। अच्छा, ये एहतमामुद्दीन साहब साथ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कुछ पता नहीं चला जंग के बाद कि वो कहाँ पर गए। मैं आपसे पहले जो है वो बात हो रही थी, कुछ आपके साथ भी ऐसा ही मामला हुआ था, बताइए क्या हुआ था और फिर आप लापता से पते वाले कैसे बने? जब मैं फौज में था तो मेरे वालिदैन को कुछ नहीं पता था कि एहतमाम जिंदा है या मर गया, कहाँ है। काफ़ी अरसा हो गया फौज में जाने के बाद, कोई राब्ता नहीं था अपने वालिदैन से। अच्छा, तो आपके घर वालों से आपका कोई राब्ता नहीं बाद था में हुआ जंग के दौरान? जी, जिस दिन जब सिलेंडर हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया हमने कैद हो गया हम। मैंने कहा अपने उस्ताद पर आपको कैद? ढाका कैंटोनमेंट। अच्छा, ढाका कैंटोनमेंट, अजीमपुर कैंटोनमेंट। अजीमपुर कैंटोनमेंट PF CF का हेडक्वार्टर वो। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम इंडिया, हम कैद हो गए, इंडिया जाना है हमने। मैंने कहा सर मैं इंडिया के हाथ में कैद नहीं हो गया, मेरे अपने जज्बात थे।
मैं इंडिया के हाथ में कैद नहीं हूँ। मैं अपने आप को गोली मार लूँगा या बाहर जा कोई मार देगा, ये अलग बात है। मैं इंडिया का कैद नहीं हूँगा। मैं वहाँ से निकला, मेरे 2-3 साथी थे हमारे पास। मैं अजीमपुर कब्रिस्तान के गेट दीवार के साथ साथ क्रोलिंग करते करते हम लोग छुप के गए बाहर। एक बंदे को जीप वाले को पकड़ा, उसको बोला चलो आप हम लोग को मीरपुर ले चलो। उसको डराया धमकाया, वो बंगाली था, नहीं मान रहा था। हमने उनको डराया धमकाया, वो हम लोग को लेके गया। इतने दिनों बाद जब मैं अपने घर पे गया, मेरे वालिदैन आदम जी में कैद थे, मैं मीरपुर मोहम्मदपुर में था। उनका अब तक मुझे कोई पता नहीं था। हमारा एक साथी ये भी आदम जी के हैं ये। अच्छा। फिर जब अपने बहन के मीरपुर गया तो वहाँ दरवाज़ा नॉक किया तो कोई दरवाज़ा डर से नहीं खोला गया, पता नहीं कोई बंगाली है, इंडियन आर्मी है। तो उन्होंने एक सुराख से देखा। मैंने कहा मैं एहतमाम हूँ, एहतमाम। जब मैं बोला एहतमाम तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। मेरे दादी, मेरी फूफी, मेरी अम्मा वगैरह आदम जी में थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। अच्छा। और कहने लगी हम लोग तो समय एहतमाम दुनिया में नहीं है कुछ। पर बहुत फैते गम से हम भी रोने लगे, सारे घर वाले रोने लगे। उनको पता था कि शायद ये शहीद हो गया है, इनका पता नहीं है। फिर सर आदम जी में ये भी इनको पता है, इंडियन फौज दरिया के उस पार सीतालखा नदी के पार थे। एक हाट लगता है उधर से वो फायरिंग कर रहे थे, सब रॉकेट फायर कर रहे थे। इतने बेतहाशा रॉकेट फायर किया उन्होंने, इस इलाके को बिल्कुल मिलियामेट हमने कर देना है। हम लोग काफ़ी मुकाबला किया, कुछ लोग थे जो सिपाही बचे हुए थे, मुकाबला किया इस पार से उस पार, वो करते। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो गुमनाम हो गए। जी जी, बहुत से सर, बहुत से मेरे साथी गुमनाम है। मैं आज मुलाकात इनसे 40 साल के बाद मुलाकात हुई। ये मेरा दोस्त है। 40 साल बाद आप दोनों एक दूसरे से? जी 40 साल। ये मियाँ वाली में आज इनसे मुलाकात हुई हमारी। जरा माइक दीजिएगा जी उन्हें, जरा उनसे भी बात करें। तो फिर जनाब लोगों ने कहा कि अब तो हम लोग जान नहीं बचनी है, क्या करना है। हमारे एक मास्टर साहब, इदरीस मास्टर साहब थे। अच्छा। उन्हें कहा कि हम भाई सीज फायर के लिए उनको बोलते हैं, इधर से कोई झंडा वगैरह। मेरी बहन अभी दुनिया में नहीं है। मेरी बहन अपना दुपट्टा सफ़ेद निकाल के दी, फिर एक बांस के लकड़ गाड़ के फिर हम लोगों ने ऐसे ऐसे किया दरिया के पार। अच्छा। फिर इंडियन फौज दरिया क्रॉस करके आई, अंदर आके सारा उन्होंने सर्च वर्च की हम लोग। आप इन्हें 40 साल बाद मिले हैं सर? मैं 45 साल हो गए होंगे। 45 साल जी। हम एक ही जगह रहते थे। यहाँ हमारी जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी, इनकी तादाद थे तकरीबन सर 25,000। अच्छा। तो जिस वक्त ये सरेंडर हुए, हमें कैंप में रखा गया। वहाँ बजरिया कश्ती के जरिए हमें फरीदपुर लाया गया, वहाँ से हमें इंडिया लाया गया। हमें पीछे मुड़कर देखने की कोई पता नहीं लगा मैं सर क्या हुआ है। फिर हम वहाँ से 4 दिन मुसलसल हमने ट्रेन पे सफ़र किया, बरास्ता कलकत्ता ग्वालियर आए। तो ये था सर उनका 16 सिख रेजिमेंटल सेंटर था। ये हमने अपने एक जज्बा था हमारा, यंग थे। अच्छा। मैं अंडर एज था जब फौज में भर्ती हुआ। और मैं इस कलमे को गवाह बना कर कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे नहीं पता था कि फ़ौज में तनख्वाह मिलता है। अच्छा। मगर उस वक्त ये आप लोगों के लिए ये फैसला करना था कि आपने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है या आपने वो जिन लोगों ने उस वक्त बगावत की उनके साथ खड़ा होना है। आपने क्यों फैसला किया कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ? सर मेरे वालिदैन 1947 में माइग्रेट करके मशरक़ी पाकिस्तान आए। और जिस वक्त मैं फ़ौज में जा रहा था, मैं उस वक्त मैट्रिक में था, मैं अंडर एज था। सर तो मेरे वालिद ने ये अल्फाज कहा था कि अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं भी जाने को तैयार हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं जिनको ये नहीं पता था कि फौज में तनख्वाह मिलता है। अच्छा। एक अंधा जज्बा था हमारा पाकिस्तान के लिए। आपका कहना है कि आपके लिए फैसला करना मुश्किल नहीं था, आपको पता था कि आपने किसके साथ। देख लें आप हमारे साथ के ये साथी, इनके एज देखें सर। हाँ। कि हम सारे अंडर एज थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त 69 में हूँ। तो हमारा वो जज्बा वो उस दिन वही था, आज भी वही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह रहे हैं कि हम गुमनाम हो गए सर। अच्छा। 1974 के बाद 73 में हम आए, एंड पे 74 में आए सर, मार्च में। उसके बाद हम गुमनाम हो गए कि काफ़ी सारी हमने कोशिश की। उसके बाद हमारे लोग कहीं किधर कोई किधर कोई किधर चले गए सर। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करूँगा इस वक्त मौजूदा जो हमारे साथ सब कुछ हो रहा है, बहुत बड़ी बात है, नाकाबिले यकीन बात है। ये हमें आज भी यकीन नहीं आ रहा। आज हमारे सारे दुख
दूर हो गए सब। ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात होगी। ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 71 की जंग खुद देखी है, और सबसे बढ़कर ये कि ये उस बिहारी कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है जो 71 में जिसने फैसला किया कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, और फिर उन्होंने उसके बाद उसकी एक बड़ी कीमत भी चुकाई। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, हमारी गुफ्तगू इनसे जारी रहेगी। के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। 16 दिसंबर के हवाले से बात हो रही है, और 50 साल पहले जो बयानिए थे, जो कुछ हुआ, जिस तरह से ये सब कुछ उसके बाद में इसके बारे में बात हुई, जिन लोगों ने ये हालात व वाक़यात खुद देखे हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात हो रही है। एक तो 71 की जंग में जो है वो ईस्ट पाकिस्तान का फ्रंट था, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो वेस्ट पाकिस्तान का फ्रंट था, वहाँ पर भी जो है वो लड़ाई हुई। और ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जिस तरह से उस पर तो हमने बहुत बात की। वेस्ट पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नल जावेद आगा। ये वेस्ट पाकिस्तान में आप थे जिस वक्त 1971 में, आज से 50 साल पहले। क्या इनका जोश और जज्बा, तो जो कुछ था, जो फैसले इन्होंने लिए, आप अपना बताइए कि वेस्ट पाकिस्तान पर जो फ्रंट था उस पर जो है वो क्या हालात है, यहाँ पर जो लोग थे इस जंग में उनका किरदार, उनका जोश और जज्बा क्या था? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं राजस्थान में था। अच्छा। वहाँ पे सवाए रेत के कोई दरख्त, कोई झाड़ी नहीं थी, और जो मुश्किलात थी वो बहुत खुशी से, बड़े जज्बे से हम बर्दाश्त कर रहे थे, देख रहे थे, और इस कोशिश में थे कि इंडियन आर्मी जो है वो सामने आए। अच्छा। इंडियन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो आते थे, हमला करते थे, और हमारी बड़ी फौज, हमारी इन्फेंट्री और तोपखाना पूरी बहादुरी के साथ मुकाबले पे थे, और उनको बॉर्डर क्रॉस करने की जुर्रत नहीं हुई थी। वो कोशिश में थे कि किसी तरीके से, ये राजस्थान में लुगाने वाला फ्रंट था, रेती ढेरकी के सामने वाला, जो समझ लगती है कि वो इंडियन ये कोशिश में थे कि किसी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आ जाए। अच्छा। और ये LFC जो है इसको काट दिया जाए, और जो साउथ और नॉर्थ का आपस में एक मिलाप है वो ख़त्म हुए। अच्छा। लेकिन उनकी एयरफोर्स, उनकी आर्मी किसी तरीके से वो डैमेज हमें नहीं कर सकी। अच्छा। और तो कोशिश उनकी यहाँ पर भी भरपूर थी, कोशिश उनकी यहाँ पर भी भरपूर थी, लेकिन वो पूरी तरीके से नाकाम हुए। अच्छा। और वो भागे भी, उनका सामान भी कैप्चर हुआ, हमारे ऑब्जर्वर ने उनकी चीज़ें भी पकड़ी। अच्छा। और उसके साथ साथ उनकी जब एयर कवर होती थी, जब जहाज आते थे, तो हमारे जहाज जो थे वो भी F-104 जब भी चक्कर लगाता था, नारा तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे होते थे, और कभी भी वो डैमेज नहीं कर सके थे। ठीक। और बड़ी जवामर्दी से, बहादुरी से मुकाबला होता था। अच्छा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उससे पहले, जब हम लड़ाई लड़ने से पहले डेजर्ट में थे, उस वक़्त हमें कोई लोकल की सपोर्ट नहीं थी। अच्छा। लेकिन जिस वक़्त लड़ाई शुरू हुई, ये सिंधी गरीब लोग, सिंधी बानू, ये टोकरियों में दुआएं रखी होती थी, पानी रखा हुआ था, और ये हमारी मदद के लिए खड़े हो जाते थे, जीपों को रोकते थे। अच्छा। लोगों को रोकते थे, फौजियों को रोकते थे। अच्छा। कि ये ले जाएं, ये ले जाएं। ठीक। और वो जज्बा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बहुत था। हाजी नसीरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीरुद्दीन साहब, ये बताइएगा कि वो क्या हालात व वाक़यात थे कि जिन हालात में बिहारी कम्युनिटी ने फैसला किया, वो रह रही थी, ज़ाहिर बात है हालात जो है वो देख रही थी, तो 71 के वाक़यात इस बिहारी कम्युनिटी ने अपनी आंखों से किस तरह से जो है वो देखे? जो आपको मेरे दोस्तों ने 1971 की बात, वाक़यात वहाँ की बताई उन्होंने, हाँ। मगर ये बात नहीं बताया कि इसका जो बुनियादी, जिन्होंने हमें नफरत की निगाह से बंगालियों ने देखा, उसका नाम इन्होंने नहीं लिया, जिसका नाम था
शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने मशरिकी पाकिस्तान में जब यहाँ पर वो कैद था, यहाँ से कैद होने के बाद यहाँ से रिहा होकर जब गया, उसके बाद ढाका पलटन मैदान के अंदर में उसने तकरीर की। जो तकरीर थी, उस तकरीर के बारे में मैं आपको वो बयान ना कर सकूं। वो तकरीर में यही बात थी, वो नफरत का ऐसा बीज उसने ने डाल दिया था कि हम उनके साथ रहते थे। 1947 से लेकर 1971 तक हमारे साथ थे वो। उसके बाद उन्होंने ऐसा नफरत डाला, नफरत डालने के बाद हम उनसे दूर होते चले गए। मगर आपका ये कहना है कि लोगों में वहाँ पर ये नफरत जो थी, इसके बीज बोए गए। बीज बोए गए। अच्छा, हम उनके साथ रह रहे थे। 1947 सब लोग जो है वो साथ रहते थे। 1947 से लेकर 1971 तक उनके साथ थे हम। ऐसी बयानियां थी उनकी। अच्छा। और ऐसे नफरत का बीज डाल दिया था, जिसकी वजह से हालात ने जो हालात है इतने खराब हो गए, उसके बाद हमारे नफरत हो गई। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, हमारी गुफ्तगू इनसे जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है साने 71 के हवाले से, और यहाँ पर मेरे साथ जो इस जंग के वेटरन्स हैं वो भी मौजूद हैं, जो लोग इस कम्युनिटी से उनकी जो अगली नस्ल है वो भी मौजूद है। दोनों से बात हो रही है कि उस वक्त क्या हालात व वाक़यात, और ख़ास तौर पर जो है वो बिहारी कम्युनिटी के जो है वो मसाइल क्या हैं। शकील साहब, क्या जो अब ये अगली नस्ल है, अगली पीढ़ी है जो कि यहाँ पर है, ये लोग तो जो है वो इन्होंने खुद हालात देखे, क्या इशू शनाख्त का जो इशू है जो ख़ास तौर पर वही बुनियादी इशू है, या उसके अलावा भी आपको लगता है और भी मामलात हैं, इशूज़ हैं जिनको इस वक्त देखने की ज़रूरत है? शनाख्त का इशू तो और इलाकों में होगा, जिधर हम तो पंजाब में रहते हैं, अटक में, तो वहाँ पर और बाकी जगहों में मेरा ख्याल है शनाख्त का इतना इशू नहीं है। अच्छा। मगर सिंध में बहुत ज़्यादा इशू है। अच्छा। ये एक तो क्लियर हो, जो कि होना चाहिए, उनका बुनियादी हक है। एक इलाके में इंसान रह रहा है और उसकी शनाख्ती कोई ना हो। बिहारी कम्युनिटी जो है वो इस वक्त यहाँ पर तो मौजूद है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत, मैं देखने वालों के लिए ज़रा चाहता हूँ ज़रा सूरत हाल ज़रा वाज़ेह हो कि और भी जगह पर बड़ी तादाद में बड़े इलाके मौजूद हैं जहाँ पर बिहारी कम्युनिटी। सर, जिस तरह लाहौर में बहुत बड़ी तादाद में, फैसलाबाद में बहुत बड़ी तादाद में, हैदराबाद में, मैं अटक से बिलोंग करता हूँ, 80 क्वार्टर वहाँ पर बिहार कॉलोनी के नाम से आबाद किया गया। इसी तरह ये मुस्लिम टाउन रावलपिंडी में बहुत बड़ी तादाद में है। गुजरावाला में जो है 4 ब्लॉक हैं बिहारी कॉलोनी के। इसका सबसे बड़ा इशू सर जो हम लोगों का है ना, हमें अभी तक 74 में ये मकान दिया गया था और अभी तक इसकी रजिस्टर्ड नहीं हुई है इस मकान। अच्छा। रजिस्ट्री हमें नहीं मिली, ना हम इसको बेच सकते, ना हम इसको खरीद सकते, ना हम इसको दे सकते हैं किसी। तो ये वो मकान है जो आप लोगों को अलॉट हुए जब आप पाकिस्तान आए? जी जी जी, ठीक है। और उसके बाद मगर इसकी रजिस्ट्री जो है वो नहीं हो सकती। इसकी रजिस्ट्री तो नागुज़ीर हुई हुई है। हम मस्जिद भी बनाना चाहें तो भी हमें जो है ना इशू उठ जाता है। अच्छा जी, हालांकि वो जगह जो है सरकारी तौर पे अलॉट हुआ हुआ है, मगर हम उसकी जो है ना उसको हम अपने नाम पे नहीं करा सकते। अच्छा। ये सबसे बड़ा इशू है। तो बेच नहीं सकते, ले नहीं सकते। फिर उसके बाद बेरोजगारी की तरफ आप आए सर, क्योंकि हम तो जिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इंतहाई गरीब घराने से, मुतवस्सित भी नहीं कह सकते हैं, हम तो गरीब लोग हैं। तो वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, जिस तरह मेरे घराने में मेरे 4 भाई हैं, ग्रेजुएशन उन्होंने किया, मैंने खुद भी ग्रेजुएशन किया। अच्छा। कुछ ने मास्टर्स 2 किए हुए, पर जो है नौकरी नहीं है पाकिस्तान में। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, इन्होंने कोटा ही कुछ नहीं दिया। तो इसकी अगर जो है ना थोड़ी सी पजीराई इसकी तरफ जो है वो देखना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अनवर आलम है। मैं सिर्फ 3 बात करूँगा। जी जी। हम इलेक्शन 69 से पहले एक दूसरे से इतने राजी के साथ रहते थे, बंगालियों के साथ, कि हमारा कोई मसला नहीं था, कोई मसला नहीं था। लेकिन मुजीब ने जो आग लगाई है ना, उसके बाद वो हमें मार देना बिहारी को सवाब समझते थे। अच्छा। उनकी नज़र में कुत्ते बिल्ले की अहमियत थी, बिहारियों की, पाकिस्तानियों की कोई ये कदर कीमत नहीं थी। वो चाहते थे इनको मार के फेंक दो, सवाब हो गई, है ना। रही हमारी फ़ौज की इतनी बहादुर फ़ौज है, इतनी बहादुर फ़ौज है कि चीटागांव कंटोनमेंट में, है ना, ये एक बटालियन थी और उनको 1.5 लाख लोगों ने घेर के रखा था। EBR, EPR, पुलिस सब ने, ये वो फ़ौज है जिसने उनका घेरा तोड़ के अपने आप को बाहर निकाला था बाकी शहरों में कब्जा करने के लिए। अच्छा। हम जब यहाँ आए पाकिस्तान में 74 में,
यकीन मानो इतना प्यार मोहब्बत दिया आवाम ने, अच्छा, कि उनका ये एहसान है हमारे ऊपर, उनका ये हमारे पे एहसान है। लेकिन जो चीज़ हुकूमत को हमारे साथ करनी चाहिए थी वो हुकूमत ने आज तक नहीं किया। अच्छा, मैं जब पाकिस्तान आया था तो मेरे जिस्म पे खाकी वर्दी थी, अच्छा, खाकी वर्दी थी, और उन्होंने एक रेंजर के मेहमान थे हम, उन्होंने हमें एक ये सफ़ेद जोड़ा दिया था, एक सफ़ेद जोड़ा दिया था, और 2 महीने तनख्वाह दे करके हमें कैबिनेट डिवीजन के हवाले किया था। उसके बाद दोबारा किसी ने हमें पूछा ही नहीं है। सही। 1975 में हमारे फौजी पैसा जब दिया गया, उसमें एक कॉलम है, अच्छा, उस शख्स को मकान दिया जाएगा जो 2000 रुपया कटाएगा। अच्छा। आज ये 50 साल हो गए, ना मुझे मकान मिला ना मुझे कोई घर मिला। ठीक, ये हमारा एक छोटा सा, ठीक है, ये भी जरा पेश कीजिए। यहाँ तो 3 आदमी हैं। 1975 में आप लोगों से जो है वो ये वादा किया गया था। वादा नहीं जी, पैसे लिए गए। अच्छा, पैसे भी हमारे बकायदात से पैसे लिए गए। ठीक, ये कैबिनेट डिवीजन का सारा है ये काम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का, जो सब लोग यहाँ पर आए हैं, जो अगली जनरेशन के भी लोग हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने खुद हालात वाक़यात कतर के अपने तौर पर देखे, क्योंकि उनका यहाँ पर होना बड़ा ज़रूरी था। उनकी गवाही जो है वो शायद आप लोगों की जो गवाही है वो सबसे बड़ी गवाही है उन हालात वाक़यात की जो हालात वाक़यात कतर के हैं। बुनियादी मसला बिहारी कम्युनिटी का इनकी ओनरशिप का है। हमें इनकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की ओनरशिप ली है। इन्होंने पाकिस्तान की ओनरशिप एक मरतबा नहीं ली, इन्होंने पाकिस्तान की ओनरशिप 2 मरतबा 1940 में और फिर 1971 में। तो क्या जो इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को अपनाया है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी हैं, पाकिस्तान के लिए कैदें काटी हैं, पाकिस्तान के लिए अपना घर बार छोड़कर ये फिर से जो है वो यहाँ पर जो है वो आए हैं, तो क्या हम इनके लिए इतना नहीं कर सकते हम इनको अपना सकें, इनकी ओनरशिप ले सकें, इनके ये जो इंतज़ामी मसाइल हैं, जो इनकी शनाख्त है वो हल कर सकें। क्या हम नहीं देख सकते कि अफ़गान मुहाजिरीन है या बर्मी है या बंगाल से जो दूसरे लोग आए हैं, और ये जो हालात वाक़यात उन्होंने बताए हैं, क्या इसके बाद भी कोई गुंजाइश है कि हम ये फ़र्क ना कर सकें कि उन मुहाजिरीन में और इन मुहाजिरीन के अंदर जो है वो क्या फ़र्क है? ये सोचना चाहिए हमें। और इसी नोट पर आज का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करते हैं कि कोशिश करनी चाहिए। 50 साल गुजर गए, हम अभी तक कुछ नहीं कर सके। जो 51वां साल शुरू हो उसमें हम इनके लिए और कुछ नहीं तो इनके कम से कम छोटे छोटे जो इनके मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ, सही तरफ जो है वो आ सके। मेज़बान रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।